स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इंटरेक्शन, मतलब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो टिश्यू होते हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप जानते हैं जिसमें माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है, जो एंथर के अंदर बनता है, ठीक है। तो एंथर के अंदर कौन से टिश्यू गैमेटोफाइटिक होते हैं और कौन से टिश्यू स्पोरोफाइटिक होते हैं, ये समझना जरूरी है। तो जो एंथर की जो बाहरी कोशिकाएं हैं वो स्पोरोफाइटिक होंगी, 2n होंगी, डिप्लॉयड होंगी। और जो अंदर में जिसमें मियोसिस हुआ है कोशिकाएं उन वो कैसी होंगी, गैमेटोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक जनरली कौन होंगी, जो मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर बन रही है ना। तो ये एंथर का एक लोब हम देख रहे हैं, ठीक है। जनरली एंथर अगर हम देखें तो पूरा 4 चैम्बर होंगे, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें से एक भाग हमने देखा है यहाँ पर। तो उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं ये देख लेते हैं पहले हम। तो सबसे महत्वपूर्ण तो 4 लेयर बाहर की ओर होते हैं, सॉरी, एपिडर्मिस, ये बहुत पतला सा लेयर होता है बाहर की ओर। फिर उसके अंदर जो है एंडोथीसियम नामक एक लेयर बन जाता है, ये वाला लेयर, ठीक। उसके बाद मिडिल लेयर और टैपेटम आते हैं, ठीक है। मिडिल लेयर और टैपेटम को ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आगे यानी ये स्पोरोफाइटिक टिश्यू होंगे। फिर ये कैसे गैमेटोफाइटिक टिश्यू जो है अंदर में यहाँ पर ये क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू में अर्धसूत्री विभाजन से होता है, मियोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उनमें से माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है जिससे, ठीक। तो जो ये माइक्रोस्पोर बनते हैं अंदर की ओर, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर जो अंदर की ओर बनते हैं उनमें यहाँ पे जो ये माइक्रोस्पोर बन रहे हैं तो इनको बनते समय ये दोनों लेयर जो है मिडिल लेयर और टैपेटम, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, स्पोरोफाइटिक हैं। तो ये दोनों लेयर उसको न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। खासकर जो टैपेटम वाला लेयर है ये मियोसिस के बाद भी पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट तक, जब माइक्रोस्पोर होते हैं, जो माइक्रोस्पोर बना है उससे फिर वो मैच्योर होते हुए 2 या 3 कोशिकीय पोलन ग्रेन बनाता है, ठीक है। पोलन ग्रेन जनरली 2 न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर, बाद में वो 3 न्यूक्लियस भी बनते हैं, ठीक। तो वो कैसे होते हैं, गैमेटोफाइटिक टिश्यू होते हैं ये, ठीक, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं, ठीक। और वो फिर क्या गैमेटोफाइट बनाएंगे, मतलब मेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं जिसमें मेल गैमेट्स बनते हैं, इसीलिए उसको गैमेटोफाइटिक कहा जाता है क्योंकि इसमें गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो मिडिल लेयर और टैपेटम है ये माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के दौरान उसे न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं जिसमें टैपेटम और मिडिल लेयर धीरे धीरे नष्ट भी होते जाता है, ठीक। तो जो मिडिल लेयर है वो माइक्रोस्पोर में मियोसिस के पहले या मियोसिस के दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो टैपेटम है मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर जो बना है उसमें जो डेवलपमेंट होते हैं और उसके बाद 2 न्यूक्लियस वाला पॉलन ग्रेन बनता है या उसके बाद भी जो स्टेप होते हैं, ठीक है, उन सब में ये एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनने तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन के अलावा पोलन ग्रेन में ये एक आउटर सेल वॉल लेयर भी बनाने का काम करता है। जैसे जो पोलन ग्रेन बना है उसमें 2 लेयर होते हैं, एक अंदर का और एक बाहर का ना। तो जो अंदर वाला लेयर होता है इंटाइन कहलाता है, बाहर एक्जाइन, ठीक। इसको बाद में आगे देखते हैं। तो एक्जाइन जो लेयर है, बाहरी वाला लेयर है, वो टैपेटम से डिराइव्ड होता है। टैपेटम यानी ये जो लेयर है अंदर में, ये सबसे अंदर में लेयर है, इसके द्वारा डिराइव्ड होता है। तो टैपेटम न्यूट्रिशन के साथ में पोलन ग्रेन के एक्जाइन वॉल को बनाने में भी महत्वपूर्ण होता है। आगे ये लिखा हुआ है, देखेंगे ना। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 4 लेयर होते हैं जो कि स्पोरोफाइटिक टिश्यू होंगे। ये जनरली 2n होते हैं, ठीक है, ठीक, इसको स्पोरोफाइटिक बोल रहे हैं। और उसके अंदर जो गैमेटोफाइटिक टिश्यू है जो कि स्पोर बनाता है ना, माइक्रोस्पोर बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। तो इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, यही इंटरेक्शन होता है, 2 पॉइंट को लेकर है। तो
उसको लिखा भी है यहाँ पे मैंने। इस प्रकार स्पोरोफाइटिक और एंड गैमेटोफाइटिक टिश्यू के बीच में दो चीज़ों के लिए इंटरेक्शन होता है। पहला है दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण प्रदान करते हैं किसको, माइक्रोस्पोर जो डेवलप हो रहा है, ठीक। और पोलन ग्रेन की एक जाइन वॉल लेयर के सिंथेसिस में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दो चीज़ों को लेकर इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। तो स्पोरोफाइटिक टिश्यू में दो लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से लेयर, मिडिल लेयर और टेप्टम, ठीक है, मिडिल लेयर और टेप्टम। तो ये न्यूट्रिशन और पोलन वॉल सिंथेसिस, ये दो चीज़ें हैं। तो न्यूट्रिशन में मिडिल लेयर जो है यह प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें बाद में माइक्रोस्पोर बन जाते हैं मियोसिस के द्वारा। ये शुरुआती लेवल है, शुरुआत में ही ये घटना होती है। तो शुरुआत में ही मिडिल लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और धीरे धीरे वो छोटा होते जाता है, एक पतले लेयर के रूप में बचा रहता है और जनरली ज़्यादातर हिस्सा नष्ट हो जाता है शुरुआती स्टेज में ही माइक्रोस्पोर बनने तक। और उसके बाद जो है टेप्टम की बारी आती है। टेप्टम जनरली देखा गया है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर टू डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन डेवलपमेंट के समय जो भी क्रियाएं होती हैं, एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनने तक एक लंबा समय होता है। तो उस समय ये पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कौन सी लेयर, टेप्टम। ये टेप्टम जो है सबसे अंदर की लेयर होती है और टेप्टम के फिर बाहर की ओर मिडिल लेयर होती है ना। जो बाहरी दो लेयर्स हैं शुरू में हमने देखा एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, ठीक है, ऊपर हमने देखा था। तो वो उन लेयर का योगदान ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो वॉल बनाते हैं, एंथर वॉल, ठीक। तो ये दोनों लेयर जो है अंदर की तीसरी और चौथी लेयर्स, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। मिडिल लेयर मियोसिस के दौरान या मियोसिस से पहले जो भी है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को, और मियोसिस के बाद जो है ये टेप्टम इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा जो टेप्टम है ये पोलन वॉल सिंथेसिस में भी इम्पॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं पोलन वॉल सिंथेसिस। जो पोलन ग्रेन होता है ये क्या कैसा होता है, इसमें दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, लेयर्स नहीं सॉरी वॉल। जैसे एक पोलन ग्रेन है, इसमें एक सबसे अंदर की एक लेयर होती है जिसको इंटाइन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन। अंदर की जो वॉल होती है सेल वॉल जैसे ही है ये, तो ये इंटाइन कहलाता है। और जो बाहर वाली लेयर होती है वो एक्जाइन, ठीक है। तो एक्जाइन जो है ये किस चीज़ से बना होता है, ये जनरली स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ से बना होता है। किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है। तो स्पोरोपोलेनिन जनरली टेप्टम से डेराइव्ड माना जाता है, ठीक है। जो इंटाइन होता है ये तो जनरली सेल वॉल जैसा ही होता है, जैसे पेक्टिन और सेल्यूलोज से बना हुआ लेयर होता है, ठीक। तो इंटाइन के लिए नहीं, एक्जाइन लेयर माना जाता है कि ये टेप्टम के द्वारा डिराइव्ड कुछ पदार्थों से होता है। तो टेप्टम के बारे में देखते हैं। यह पोलन में एक्जाइन वॉल लेयर के डेवलपमेंट में भी जरूरी होता है। टेप्टम के सेल्स के अंदर यूबिस्ट बॉडी होती हैं। यूबिस्ट बॉडी नाम से गोलाकार संरचना होती है। किसमें, इसमें मतलब टेप्टम में, जो एक्जाइन सिंथेसिस से संबंधित है। एक्जाइन होता है जो ये किसका, पोलन का, ये क्या है, पोलन है ना, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का बाहरी लेयर होता है। तो एक्जाइन लेयर मुख्यतः स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन जो पदार्थ है ये काफ़ी टफ होता है, हार्ड होता है, जो यानी पोलन को सिक्योर करता है, यानी प्रोटेक्शन का काम करता है कि वो नष्ट ना हो, क्योंकि वो नेचुरल वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में आता है। जब एंथर से वो फट के निकलेगा बाहर और फिर वो कहाँ तक पहुँचेगा, स्टिग्मा तक पहुँचता है, फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचता है। तो उस समय में वो नेचुरल वातावरण के संपर्क में रहता है। तो स्पोरोपोलेनिन जो है यह पोलन ग्रेन को प्रोडक्शन का काम करता है। तो ये माना जाता है कि ये टेप्टम के द्वारा डिराइव्ड होता है दूसरी कोशिकाओं से, और फिर वो पोलन ग्रेन के चारों ओर से कवर बना लेता है।
जिसको एक्जाइन कहते हैं, एक्जाइन लेयर याद रखना है। इंटाइन जो है वो खुद पोलन ग्रेन के अंदर से ही सिंथेसाइज होता है, जिसमें पेक्टिन और सेलुलोज होते हैं। नेचुरली जैसा कोशिका के अंदर से ही सेल वॉल मटेरियल बनते हैं वैसा। तो एक्जाइन वॉल का सिंथेसिस टेपिटम के द्वारा होता है। तो ये इंट्रैक्शन है दोनों के बीच में। टेपिटम जो है स्पोरोफाइटिक टिश्यू है और पोलन ग्रेन गैमेटोफाइटिक टिश्यू में आएगा या सेल में आएगा। ठीक, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है। कुछ बातें हम पहले देख चुके हैं। अच्छा, ये सब बातें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये 4 लेयर होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्पोरोफाइटिक टिश्यू होते हैं। ये क्या होते हैं, स्पोरोफाइटिक टिश्यू होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, देख चुके हैं। माइक्रोस्पोर आर गैमेटोफाइटिक टिश्यू। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, गैमेटोफाइटिक होते हैं, क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं, मियोसिस से बने हैं, अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं, इसलिए ये आगे पोलन ग्रेन के रूप में डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर ही है, उसके अंदर जो कोशिका होती है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं और क्या बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है ना। ठीक है, इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से एक वीडियो है, उसमें देख लेंगे ना डिटेल, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन के रूप में डेवलपमेंट कैसे होता है ना। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान टेपिटम और मिडिल लेयर मिलकर माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। हमने देखा अभी, टेपिटम और मिडिल लेयर माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। जैसे माइक्रोस्पोर का विकास होता है, टेपिटम धीरे धीरे डिजनरेट होते जाता है। ठीक है, जैसे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तो टेपिटम क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट भी तो होते जाएगा, है ना। और माइक्रोस्पोर को पोषण प्रदान करता है, देख चुके हैं। मिडिल लेयर भी डिजनरेट हो जाता है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और माइक्रोस्पोर बनते हैं, उस समय ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना, शुरुआती स्टेज में। ठीक है, उसमें हमने देखा था इसको। मिडिल लेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रदान करता है और धीरे धीरे ये शुरुआती स्टेज में ही डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, शुरू में ही। टेपिटम सबसे अंदर का लेयर होता है। ये अलग अलग पौधों में 2 टाइप्स के होते हैं। टेपिटम के थोड़ा टाइप्स हम देख लेते हैं। ये अलग अलग पौधों में 2 टाइप के होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियल या एमीबॉयड टेपिटम। इसमें क्या होता है कि टेपिटम कोशिकाएं क्या है, एक लेयर के रूप में बाहर बना के रखी है ना, तो उसमें से सेल वॉल जब हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है तो क्या बचा, उसमें टेपिटम की कोशिकाओं में सेल वॉल खत्म हो गया। अब उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन बचा, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और कोशिका हो तो उसको प्रोटोप्लाज्म एक शब्द यूज होता है। तो अब वो चूँकि सेल वॉल के कारण ही कोशिकाएं हार्ड होती हैं, प्लांट कोशिकाएं, तो चूँकि सेल वॉल नष्ट हो गया तो अब वो बहुत सॉफ्ट और फ्री हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ी थी सेल वॉल के माध्यम से ही ना, तो वो नष्ट हो जाता है। जैसे ये कोशिका जो है बगल वाली कोशिका से सेल वॉल के माध्यम से ही जुड़ी रहती है। ठीक, एक लेयर होता है। जब ये सेल वॉल अगर नष्ट हो जाए बीच का तो क्या होगा, वो फ्री हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक सॉफ्ट टिश्यू बना लेते हैं। तो वो फिर कहाँ, पॉलन चैम्बर में, जो एंथर के बीच में जो चैम्बर थे ना, ऊपर में हमने देखा था, तो उसमें जो बहुत सारे पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उसके बीच में तैरते रहते हैं, एक प्लाज्मोडियल स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियल मतलब वो एक चिपचिपा पदार्थ के रूप में प्लाज्मोडियम होता है जैसे। और अमीबॉइड भी, अमीबॉइड, अमीबा आपने सुना होगा, अमीबा कैसे चलता है, उसका सेल वॉल नहीं होता है तो उसका सेल मेम्ब्रेन अपना शेप बदलते हुए रहता है ना, तो इसीलिए इसको बोला गया है। तो ये टेपिटम में पोलन ग्रेन के आसपास ही इकट्ठे हो जाते हैं और उसको पोषण न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं और साथ में एक जाइन वॉल लेयर का निर्माण भी करते हैं, हमने देखा अभी ना। एक दूसरे टाइप का होता है सेक्रेटरी ग्लैंडुलर टेपिटम, ये कुछ पौधों में होता है। तो इसमें क्या होता है कि टेपिटम ग्लैंड के जैसा बन जाता है। ग्लैंड क्या होता है, जो कुछ पदार्थों का सिक्रेशन करता है, जो पोषण के साथ पोलन का एंजाइम फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, पोलन का एंजाइम फॉर्मेशन में भी मदद करता है और न्यूट्रिशन भी प्रदान करता है। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है,
इन टेप्टम सेल के अंदर पाया जाता है, जो संभवतः पोलन वॉल के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण होता है। कौन? इसमें एक स्फेरिकल यानी गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसको शायद क्या बोलते हैं, यूबिस्ट बॉडी। हमने ऊपर देखा, यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ है। यूबिस्ट बॉडी नाम से एक संरचना पाई जाती है ना, यूबिस्ट, SCH। तो इसके कारण क्या होता है कि पोलन वॉल के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण माना जाता है। पोलन वॉल में एक्जाइन लेयर का निर्माण टेप्टम सेल से होता है, पहले ही हमने देखा है। एक्जाइन मुख्यतः स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ये भी हम देख चुके हैं। एक्जाइन मुख्यतः स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन डेवलपमेंट के दौरान देखा गया है कि सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की सांद्रता ज़्यादा देखी गई है, इनकी सांद्रता बढ़ जाती है। सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज क्या है, ये वाटर सोल्यूबल फॉर्म है। स्टार्च जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म होता है। कौन? स्टार्च। स्टार्च आपने पढ़ा होगा, इस फॉर्म में क्या होता है, भोज्य पदार्थ स्टोरेज होता है, ठीक। तो स्टार्च जो है जब टूटता है तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है, और ये जो फॉर्म है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। कब? पोलन ग्रेन डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि वो यानी न्यूट्रिशन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो शुगर हैं, वाटर सॉल्युबल शुगर, ये मूवेबल होते हैं, अर्थात यानी दूसरी कोशिकाओं तक जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम जो खाना खाते हैं वो भी ग्लूकोज के रूप में पहले टूटता है, ठीक है। जैसे हम जो खाते हैं उसमें तो दूसरी चीज़ें होती हैं, वो पचता है और धीरे से ग्लूकोज में टूटेगा, वो फिर मूव करता है बॉडी में। तो वैसे ही प्लांट्स में भी वाटर सॉल्युबल शुगर ही क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की सांद्रता ज़्यादा देखी गई है पोलन ग्रेन डेवलपमेंट के दौरान। तो ये भी प्रूफ है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए या दूसरे एक्जाइन वॉल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने केवल एक लोब का हमने बनाया था, ठीक है। जनरली इसमें इस तरीके से और फिर इधर और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसमें 4 लोब होते हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से माइक्रोस्पोर बनते हैं ना, ठीक है। तो इसमें इतना ही देखते हैं। तो इसमें ये तो क्लियर हो गया आपको कि ये 2 लेयर इंपॉर्टेंट हैं जिनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, मिडिल लेयर और टेप्टम। एपिडर्मिस और एंडोथीसियम ये बाहरी आवरण बनाते हैं एंथर का, परंतु इन्हें इंट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता। तो गैमेटोफाइटिक टिश्यू में क्या आएंगे, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, और स्पोरोफाइटिक में ये सब आते हैं। तो इसमें मिडिल लेयर और टेप्टम के बीच में इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। थैंक यू।